हेलो एवरीवन, नमस्कार। भारतीय संविधान के लेक्चर्स जिस प्रोग्राम में आप सभी का वेलकम है। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने अनुच्छेद 11 तक पढ़ लिया था और वह अनुच्छेद 11 नागरिकता से रिलेटेड था। मसलन हमने नागरिकता तक के सारे प्रावधान को, उससे संबंधित सभी मुद्दों का अध्ययन कर लिया है। अब हम एक कोर ऑफ द कोर टॉपिक जो भारतीय संविधान का है वह है हमारे देश का मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आप अगर प्रश्नों को देखेंगे तो आपको बड़े आसानी से इस बात का पूर्वानुमान कर सकते हैं कि भारतीय संविधान के जो कई टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में जो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है या प्रावधान है, यह आयोगों को परीक्षा बनाने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, यानी कि वो इस पर बहुत फोकस होकर प्रश्न बनाते हैं। तो अगर आयोग इन चीज़ों पर फोकस है तो हम लोगों को भी फोकस होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट हैं, जो भी संवैधानिक प्रावधान हैं, संवैधानिक सिद्धांत हैं या ऐसे रिलेटेड मुद्दे हैं, उसका हमें गहन अध्ययन करना चाहिए। और गहन अध्ययन करने के बाद हम इस स्थिति में होते हैं कि इससे बनने वाले प्रश्नों को आसानी से हम हल कर सकें या टैकल कर सकें। तो हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। और भारतीय संविधान के बारे में एक बड़ी अच्छी शायरी है, तुम्हारी हर तकलीफों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो पढ़ना हमें, हम भारत के संविधान हैं या मैं भारत का संविधान हूँ। तो ये लाइनें बताती हैं कि भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक का, भारत में रहने वाले प्रत्येक निवासी का एक ऐसा मुकम्मल जवाब है या एक ऐसा मुकम्मल स्थान है जिससे व्यक्ति के, राज्य के जो भी समस्याएं हैं उनका समापन हो सकता है और व्यक्ति और राष्ट्र का चौमुखी विकास हो सकता है। शुरू करेंगे आज की कहानी हम मूल अधिकारों के बारे में। और सबसे पहले जानेंगे कि मूल अधिकार क्या है। क्या है मूल अधिकार की बहुत सी परिभाषाएं हो सकती हैं। हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग, हर विचारक, हर सैद्धांतिक व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग परिभाषाओं को गढ़ सकता है, बना सकता है। लेकिन एक नॉर्मल सी डिफिनेशन यही कह सकते हैं या इसका नॉर्मल अर्थ लगा सकते हैं कि मूल अधिकार किसी व्यक्ति के विकास के लिए वे परिस्थितियां हैं, वे कंडीशंस हैं जिनका प्रयोग करके वह व्यक्ति अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकता है। सर्वांगीण शब्द यहाँ पर है। सर्वांगीण शब्द अपने आप में एक विस्तृत शब्द है और ये विस्तृत शब्दावली को धारण करता है, यानी कि व्यक्ति अपना सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, नैतिक विकास, टोटलिटी का मतलब यह है कि व्यक्ति जिस प्रकार से चाहे अपने जीवन को सार्थक बनाए, अपने जीवन में वे सभी अवसर को प्राप्त कर सके जिससे वह प्राप्त करना चाहता है। मसलन अगर वह शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो वह शिक्षा ग्रहण करे, वह डॉक्टर बनना चाहता है वह डॉक्टर बने, वह संगीतज्ञ बनना चाहता है संगीतज्ञ बने, वैज्ञानिक बनना चाहता है वैज्ञानिक बने, राजनेता बनना चाहता है राजनेता बने, कोई राजनीतिक पद धारण करना चाहता है वह राजनीतिक पद धारण करे। और इस सब के लिए एक जो अनुकूल परिस्थिति हो, किसी को पढ़ना है, अब पढ़ने के लिए अनुकूलतम स्थिति क्या हो सकती है? उसको पढ़ने से रिलेटेड सारी वस्तुएं मिल जाए, कॉपी मिल जाए, पेन मिल जाए, कॉलेज मिल जाए, टीचर मिल जाए, परीक्षा हो, ये उसके लिए अनुकूल परिस्थिति है। किसी को व्यापार करना है तो व्यापार से रिलेटेड सारी वस्तुएं, सारी परिस्थितियां उसे मिल जाए। मसलन उसे उद्योग लगाने की छूट हो, उसे रॉ मटेरियल कलेक्ट करने की छूट हो, उसे अपना सामान बेचने की जगह हो यानी कि मार्केट हो, और उनसे सबसे अपना प्रॉफिट प्राप्त करे। तो क्या है, व्यक्ति अपना विकास कर रहा है। कोई पढ़ के अपना विकास करना चाहता है, कोई व्यापार करके अपना विकास करना चाहता है, कोई हो सकता है धार्मिक व्यक्ति है, वह ईश्वर में आस्था रखता है, वह ईश्वर की आराधना करना चाहता है। तो स्थिति हो कि वह कहीं भी एकांत में बैठकर या जिस प्रकार से भी उसे लगे कि हमें ईश्वर के शरण में रहना चाहिए, तो वह ईश्वर के शरण में जाने के लिए परिस्थितियों को एडॉप्ट करे। ये नहीं कोई पूजा कर रहा है तो उसका तलवार से गला काट दिया जाए या उसे मना कर दिया जाए।
कि आप ऐसा ना करें। अगर मना किया जा रहा है तो फिर अनुकूलतम स्थिति कहाँ है? तो मूल अधिकार वह अनुकूलतम स्थिति है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में मनोवांछित परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करता है और इस मनोवांछित परिस्थितियों को प्राप्त करने में उसे किसी प्रकार की कोई बाधा न पहुंचे। अगर बाधा रहित तो एक माहौल मिलता है, एक एटमॉस्फेयर मिलता है, तो यही अनुकूलतम एटमॉस्फेयर ही उस व्यक्ति का मूल अधिकार है। और एक अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कई हो सकते हैं, लेकिन स्किन को अगर हम देखें तो अगर किसी मनुष्य के शरीर से उसका स्किन हटा दिया जाए तो क्या संभव है कि वह मनुष्य सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जिस प्रकार से मनुष्य को सर्वाइवल करने के लिए उसकी बॉडी में स्किन हो, उसी तरीके से व्यक्ति अपना किस प्रकार से विकास करना चाहता है उसके लिए एक अनुकूलतम स्थितियां ही किसी व्यक्ति का मूल अधिकार कहलाती हैं। एक और अच्छी डिफिनेशन हम जान लेते हैं जिसके बारे में हमारे देश के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे पीएन भगवती। इन्होंने कहा कि मूल अधिकार वैदिक काल से ही लोगों के द्वारा संजोए गए थे। इसका मतलब कि भाई वैदिक काल जब आप पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में तो उसका सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखे भाग्ये भवेत्। यानी कि व्यक्ति, हर व्यक्ति खुशी हो, किसी व्यक्ति को कोई कष्ट ना हो, क्लेश ना हो, सभी व्यक्ति अपने मनोवांछित स्थिति को प्राप्त करें। तो वही तो कह रहे हैं वैदिक काल से हमारे यहाँ दर्शन दिखता है किसका? मूल अधिकार का। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मानव अधिकारों के बुनियादी ढांचे पर गारंटी का प्रतिरूप है और राज्य के अतिक्रमण न करने का वर्जनात्मक दायित्व आरोपित करते हैं। यानी कि मूल अधिकार कहाँ मिला है? हमें राज्य में मिला है, भारत में मिला है। तो भारत सरकार को, भारत सरकार के अन्य एंटिटीज जो राज्य में आती हैं, भी आपको हम बताएंगे राज्य में कौन कौन से व्यक्ति शामिल हैं, कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं। ये राज्य व्यक्तियों के अधिकारों को ना उल्लंघन करें, अधिकारों का ना समापन करें, उन पर मूल अधिकार वर्जनात्मक दायित्व आरोपित करते हैं। यानी कि मना करते हैं मूल अधिकार की, डियर सरकार आप नागरिकों के इन अधिकारों का समापन ना करें। आई थिंक आप मूल अधिकार की डिफिनेशन समझ गए। अब आप देखते होंगे समाचार पत्रों में या विभिन्न स्थानों पर और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि मूल अधिकार तो हमने जान लिया, प्राकृतिक अधिकार क्या है? प्राकृतिक अधिकार को ही नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। फिर आप कभी कभी पढ़ते होंगे संवैधानिक अधिकार क्या है, सांविधिक अधिकार वर्ड पढ़ते होंगे, कानूनी अधिकार पढ़ते होंगे, लीगल राइट्स, विधिक राइट्स, तो इसको भी जानेंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार क्या है, इन सब चीजों को जरा अध्ययन कर लेते हैं 5 से 7 मिनट में। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप यानी कि हमारे जो आर्टिकल्स में प्रोविजन दिए गए हैं मूल अधिकार से रिलेटेड उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृतिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स। इसी को क्या कहा जाता है? नैसर्गिक अधिकार। नेचुरल राइट्स। प्राकृतिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार क्या है? प्राकृतिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिया है। किसने दिया है? नेचर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है। अगर किसी अधिकार को प्रकृति ने दिया है तो इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। मूल अधिकार कौन देता है? राज्य देते हैं। तो मूल अधिकारों पर किसका नियंत्रण हो सकता है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकारों का। लेकिन जो नेचुरल राइट्स हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं, ये किसी की देन नहीं है, बल्कि प्रकृति ने जब व्यक्ति को जन्म दिया तो प्रकृति ने जन्म के साथ ही व्यक्ति को अधिकार प्रदत्त कर दिया और इस अधिकार का कोई समापन नहीं कर सकता, क्योंकि ये अधिकार प्रकृति ने दिए हैं। और यह जो अधिकार है या अधिकारों की जो श्रेणी है, जैसे हम अधिकारों की श्रेणी मतलब प्राकृतिक अधिकार एक श्रेणी हो गई, मानवाधिकार एक श्रेणी हो गई, विधिक अधिकार एक श्रेणी हो गई, है ना, तो मूल अधिकार एक श्रेणी हो गई। तो उन सब श्रेणियों में सर्वाधिक प्राचीन श्रेणी है किसकी? प्राकृतिक अधिकार की। और इस अधिकार को किसी ने दिया नहीं, बल्कि स्वयं इस नेचर ने दिया है, इस प्रकृति ने दिया है। अगर किसी चीज को नेचर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, तो इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। यानी कि ये क्या कि विस्तृत श्रृंखला है अधिकारों की, और सबसे पहली श्रृंखला है अधिकारों की क्या? प्राकृतिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार, या फिर इंग्लिश में से नेचुरल जस्टिस बोल सकते हैं।
फिर आते हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स क्या है? ह्यूमन राइट्स का मतलब ये हुआ कि इसका संबंध आप जानते हैं किससे? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन। जब विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, और इसकी स्थापना क्यों की गई? कि वैश्विक स्तर पर शांति हो, सभी देश युद्ध की बजाय मानव हित पर ध्यान दें, और मानव हित में जब वो ध्यान देंगे तो अगर मानव का हित हो रहा है, इसलिए मानव के अधिकारों की बात होगी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा पत्र तैयार किया 10 दिसंबर 1948 को। किसको? 10 दिसंबर 1948 को। और इस घोषणा पत्र में मानवाधिकारों का वर्णन किया, और ये मानवाधिकार कहता है कि व्यक्ति का जन्म चाहे भारत में हो, अमेरिका में हो, चीन में हो, रसा में हो, यूक्रेन में हो, कहीं भी हो, किसी भी एंटिटी में हो, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी नेशन में हो, लेकिन जन्म हो गया उसका किसी भी जगह, यानी कि धरती पर जन्म हो गया, तो उस व्यक्ति को राइट मिलेंगे। क्या राइट मिलेंगे? ये नहीं कहा जाएगा कि व्यक्ति अमेरिका का है तभी इसको राइट मिलेगा। अरे धरती पर जन्म ले लिया तब भी उसके अधिकार होंगे, और इसमें कुछ अधिकारों का वर्णन कर दिया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो देख रहे हैं कि जहां प्राकृतिक अधिकार प्रकृति ने दिया है, वहीं मानवाधिकार की जो श्रृंखला है, यह श्रृंखला किसके द्वारा निर्मित की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यानी कि एक तरीके से कृत्रिम संस्था के द्वारा। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? कृत्रिम संस्था है। कृत्रिम संस्था का मतलब मानव ने इसका निर्माण किया, प्रकृति का निर्माण मानव ने नहीं किया। तो प्राकृतिक अधिकार और मानवाधिकार में मेन डिफरेंस ये है कि प्राकृतिक अधिकार नैसर्गिक है, प्रकृति प्रदत्त है, कृत्रिम नहीं है, और मानवाधिकार कृत्रिम है। अधिकार की बात इसमें भी की गई है, और अधिकार की बात प्राकृतिक अधिकार में भी की गई है। लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है कि प्राकृतिक अधिकार कृत्रिम नहीं है, यानी कि नेचर ने दिया है, और मानवाधिकार कृत्रिम है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया है। अब आते हैं विधिक अधिकार। इसी को कानूनी अधिकार भी कहा जाता है। क्या? कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स। विधिक अधिकार क्या है? विधिक मतलब विधि के द्वारा, कानून के द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं, उन अधिकारों को क्या कहा जाता है? विधिक अधिकार। यानी कि विधि बनाकर, कानून बनाकर, और विधि और कानून कौन बनाएगा? राज्य। तो दो चीजें क्लियर हो गई। वे अधिकार जो राज्य के द्वारा कानून बनाकर या विधि बनाकर दिए जाते हैं व्यक्तियों के विकास के लिए, ऐसे अधिकार क्या कहलाते हैं? विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। अब इसके आगे जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा और सुपर क्वालिटी आ जाती है अधिकारों की। सुपर क्वालिटी का मतलब ये हुआ कि अगर उनका हनन हो गया, किसी संस्था ने या किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को जिसको मूल अधिकार मिला है, उसके अधिकारों को कम कर देता है, उसका हनन कर देता है, तो मूल अधिकार की खासियत ये है कि वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, वाद्य योग्य है। प्रवर्तनीय और वाद्य योग्य का मतलब अगर किसी के अधिकार का हनन हुआ तो न्यायालय में वह मामला जाएगा, और न्यायालय उस प्रभावित व्यक्ति की रक्षा करेगा, और रक्षा करेगा, उस पर सुनवाई करेगा। सुनवाई करने के बाद डिसीजन देगा, तो वाद योग हो गया, यानी कि उस पर सुनवाई हुई, और न्याय योग का मतलब उस पर न्याय दिया गया। तो विधिक अधिकार और कानूनी अधिकार समझ गए कि विधि बनाकर, कानून बनाकर जो अधिकार दिए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार। अगर हम भारत के संदर्भ में इसका एग्जाम्पल लें तो आप मातृत्व अवकाश को देख सकते हैं। किसको? मातृत्व अवकाश। मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव। इसमें क्या है? सरकार ने कानून बनाकर उन महिलाओं को जिनको डिलीवरी हुई है, जिनके बच्चे हुए हैं, उन माताओं को संरक्षण देने के लिए कुछ दिन के लिए बिना वेतन काटे हुए उनको जॉब पर रखते हैं, और कुछ पैसे भी देते हैं आफ्टर डिलीवरी। तो ये क्या हुआ? कानून बना कर दिया गया है। तो ऐसे अधिकार विधिक अधिकार कहलाते हैं। अब हम जानते हैं मूल अधिकार, जो हमें फोकस होकर पढ़ना है।
क्या है मैंने इसको पहले बता दिया, अब हम इसकी विशेषता जानते हैं। हमने पहले ही बता दिया कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार वे परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों का प्रयोग करके कोई व्यक्ति अपने जीवन का संपूर्ण विकास कर सकता है, ये मूल अधिकार है। अब इसकी विशेषता क्या है? पहली विशेषता तो यही है कि ये गारंटेड है। क्या है? गारंटेड है। और यदि कोई चीज गारंटेड है तो सीधी सी बात है कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो उसकी प्रॉब्लम का समाधान होगा। तो हमारा जो मूल अधिकार है भारतीय संविधान का, जो भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है, वह गारंटेड फॉर्म में है। अगर ये जो मूल अधिकार है इनका वायलेशन कोई कर देता है, राज्य सरकारें इसका उल्लंघन करती हैं या राज्य सरकारें इसको समाप्त करने की कोशिश करती हैं या कोई व्यक्ति इनके समापन की कोशिश करता है, तो न्यायालय इसकी रक्षा करता है। गारंटेड है और इसकी गारंटी की रक्षा कौन करता है? न्यायालय। तो एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि मूल अधिकारों का रक्षक कौन? न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ निर्देशित किया गया है कि डियर सुप्रीम कोर्ट, यदि भारत के किसी भी निवासी को या भारत के किसी भी नागरिक को उसके मूल अधिकारों से वंचित किया जाता है, उसके मूल अधिकारों का हनन किया जाता है, तो डियर सुप्रीम कोर्ट, आपका यह नैतिक दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है कि आप उस प्रभावित व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो ये गारंटेड है। गारंटी की रक्षा कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 226 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने देश के हाई कोर्ट्स को यह भी निर्देश दिया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो तो डियर हाई कोर्ट, आप उसकी रक्षा करना। तो दो संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मूल अधिकारों की गारंटी की रक्षा कर रही हैं। तो दो प्रश्न बन गया, दो प्रश्नों का उत्तर यहाँ क्लियर हो गया कि गारंटेड है और इन गारंटी की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि मूल अधिकारों को संरक्षण कौन देता है? तो उत्तर क्या होगा? न्यायपालिका। और न्यायपालिका में कौन? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, गारंटेड चीजें हैं। दूसरी इसकी विशेषता है, एफआर की दूसरी विशेषता है, एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स, कि इसे घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मूल अधिकार हैं जिनको कम भी किया जा सकता है। उसका एग्जाम्पल है, विद एग्जाम्पल इस बात को कह रहा हूं। और कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको बढ़ाया भी जा सकता है। दोनों एग्जाम्पल है। जैसे आप संपत्ति के अधिकार को ध्यान करें, पहले ये मूल अधिकार था, लेकिन अब यह मूल अधिकार नहीं है, बल्कि यह विधिक अधिकार या इसे संवैधानिक अधिकार कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या है? ये संवैधानिक अधिकार है। तो क्या हुआ? पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब क्या हो गया? संवैधानिक अधिकार हो गया। और जैसे आप शिक्षा के अधिकार को देखें तो पहले जो शिक्षा का अधिकार था यह मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं था, बल्कि इसे संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकार की श्रेणी में जोड़ा गया। आपने भी जान लिया कि घटाया और बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न बनता है कि इन मूल अधिकारों को घटाता और बढ़ाता कौन है? इसके लिए कौन अधिकृत है? तो इसके लिए अधिकृत है हमारी देश की पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति साहब आते हैं। कोई मामला लोकसभा, राज्यसभा से जब पारित होता है तो उसके बाद या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है और जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है। तो मूल अधिकारों को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। घटाया कौन गया? संपत्ति के अधिकार को। बढ़ाया किसको गया? शिक्षा के अधिकार को। और इसको घटाने और बढ़ाने का कार्य कौन करता है? संसद। रक्षा कौन करता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और इसकी विशेषता क्या है? यह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है। किसके? लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप। लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप का मतलब भाई लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र मतलब लोक धनतंत्र, यानी कि जनता का तंत्र, जनता की व्यवस्था। और जनता की व्यवस्था है तो साफ का मतलब है कि जनता का जिस प्रकार से विकास हो, विकास के लिए उसके पास अधिकार होने चाहिए, उसके पास काम करने की क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, माहौल होने चाहिए।
अगर ये माहौल है तो मूल अधिकार है, और मूल अधिकार है तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है। और एक और इसकी विशेषता देख सकते हैं FR की, कि यह समतामूलक समाज और विधि के शासन के अनुरूप है। समतामूलक समाज का मतलब यह हुआ कि जब मूल अधिकार किसी भी देश के नागरिकों को मिले होते हैं तो वहां के सभी नागरिक समान रूप से होते हैं। समान रूप का मतलब ये नहीं कि सब 5 फुट के हो जाएंगे, सब 6 फुट के हो जाएंगे, सबका वेट 80 kg हो जाएगा, ऐसा नहीं। समता का मतलब ये हुआ कि जो अधिकार X व्यक्ति को होंगे वही अधिकार Y व्यक्ति को भी होंगे, वही अधिकार Z व्यक्ति को होंगे, यानी कि A to Z जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को जो अधिकार हैं वह समान रूप से मिले होंगे। यदि अधिकार समान रूप से मिले हुए हैं तो इसका मतलब है ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। यदि किसी समाज में कोई व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं है, इसका मतलब समतामूलक समाज है। वहां पर सामाजिक विसंगतियां नहीं है कि आप इस कास्ट से हैं, आप इस रिलीजियस से हैं तो इसलिए आपको इसमें प्रिविलेज दिया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। आप इस कास्ट से नहीं है इस वजह से आपको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो मूल अधिकारों के साथ ऐसा नहीं है। मूल अधिकार मतलब मूल अधिकार फंडामेंटल है, तो सबको मिला है। जो सबको मिला है वही चीजें, सबके पास पैसा है तो सभी धनी है। तो जो मूल अधिकार है वह समतामूलक समाज के निर्माण की नींव रखता है। फिर क्या है, विधि के शासन। विधि के शासन के अनुरूप है। विधि के शासन का मतलब जो शासन होगा उस पर किसी की निरंकुशता नहीं होगी। निरंकुशता का मतलब कोई अपने आप से तुगलकी फरमान नहीं जारी कर सकता है। तुगलकी फरमान का मतलब क्या हुआ कि जो राजा के मन में आया, राजा का ही वाक्य निर्णय है, नहीं। विधि का शासन का मतलब उचित और उचित, युक्त वर्गीकरणों के आधार पर, युक्तता के आधार पर काम होगा। विधि का शासन यानी कि जो भी कार्य होंगे कानून के अनुसार होंगे, संविधान के अनुसार होंगे। यदि कोई कार्य कानून के अनुसार हो रहा है, विधि के अनुसार हो रहा है, तो क्या है कि सभी के साथ समान रूप से ट्रीटमेंट किया जाएगा, किसी के साथ कम और किसी के ज्यादा व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो यह विधि के शासन के अनुरूप है। तो इतनी कुछ विशेषताएं थी मूल अधिकारों से रिलेटेड। अब हम चलते हैं, एक और अधिकार बचा हुआ है, संवैधानिक अधिकार। इसको भी बता देते हैं कि संवैधानिक अधिकार क्या है, और इससे संवैधानिक अधिकार और मूल अधिकार में एक अंतर करा दे तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, पहला अंतर यह है कि मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। तो सीधा सी बात ये हुई कि मूल अधिकार वे अधिकार होंगे जिनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किया गया है। इस श्रेणी में आने वाले सभी अधिकार क्या होंगे, मूल अधिकार होंगे। और इसके इतर का मतलब ये हुआ कि भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 के बाद जो हमें अधिकार देखने को मिलेंगे वे अधिकार क्या कहलाएंगे, संवैधानिक अधिकार कहलाएंगे। जैसे संपत्ति का अधिकार। किसका, संपत्ति का अधिकार। अब जो संपत्ति का अधिकार है यह मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो कौन सा अधिकार हो गया, संवैधानिक अधिकार हो गया। तो संवैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनका वर्णन यद्यपि संविधान में है लेकिन वे भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक नहीं शामिल हैं। ऐसे अधिकार संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं। आई थिंक आप इसको समझ गए। अब हम चलते हैं अपने संविधान के कोर टॉपिक पर और आर्टिकल 12 को हम समझते हैं। इसमें राज्य की डिफिनेशन दी गई है। किसकी, राज्य की परिभाषा। और इसके पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं कि राज्य में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो शामिल होते हैं तब किसी को राज्य कहा जाता है। क्या राज्य, क्योंकि ये प्रश्न
कई बार पूछा गया है और फिर भविष्य में भी पूछा जाएगा कि राज्य के तहत कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जिनको शामिल करते हुए किसी भी राज्य को राज्य कहा जाता है। जरा लाइट पीछे वाले बुझाना। तो राज्य में 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या होता है? भूभाग यानी कि लैंड, फिर जनसंख्या, क्या? जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, फिर सरकार यानी कि गवर्नमेंट, फिर क्या? संप्रभुता। ये अगर 4 चीजें किसी देश के पास हैं तो उसे राजनीति की भाषा में, संवैधानिक भाषा में राज्य कहा जाएगा। अब प्रश्न बनता है कि भूभाग का मतलब? भूभाग का मतलब लैंड जिस पर हम लोग रहते हैं, यानी किसी भी देश की जो लैंड होती है, जैसे भारत के संदर्भ में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का भूभाग है, तो ये हो गया। फिर उसकी जनसंख्या हो, जैसे 1,21,00,00,000 2011 जनगणना के अनुसार। सरकार, जैसे आप देखते हैं केंद्र स्तर पर एनडीए की गवर्नमेंट है या जिसकी भी सरकार होगी, किसी भी भाजपा की, कांग्रेस की, टीसी। उसके बाद संप्रभुता। आप वो जब मैं आपको पढ़ाया था प्रस्तावना, तो उसमें हमने संप्रभुता बताया था। संप्रभुता किसी भी देश की वह वस्तु है या वह सबसे महत्वपूर्ण थिंग्स है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति, कोई देश बनता है। यानी कि जब कोई देश अपने आंतरिक मामले यानी कि इंटरनल अफेयर और बाह्य मामले अर्थात एक्सटर्नल अफेयर में निर्णय लेते समय अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का प्रयोग करे। स्वतंत्र इच्छा शक्ति का मतलब जो मन करे वो करे। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए इंटरनल मामले का, 370। जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था तो ये भारत का आंतरिक मामला था। बहुत से देशों ने कहा कि आप इसको मत खत्म करिए, पाकिस्तान बहुत चिल्लाया, यूएनओ तक मामला गया। भारत ने साफ साफ में दिया कि डियर देखिए, हम एक राज्य हैं और राज्य में कंपोनेंट में हमें संप्रभुता मिली और हम अपनी संप्रभुता का किस तरीके से प्रयोग करेंगे हम पर डिपेंड करता है। आप हमें नहीं बताएंगे कि हम 370 रिमूव करें या ना करें। भारत ने रिमूव कर दिया तो अपने इच्छा के अनुसार भारत ने निर्णय ले लिया। अब एक बाह्य मामला देखते हैं। अभी यूक्रेन का विवाद देखिए, एक्सटर्नल मामले में यूक्रेन का विवाद, और यूक्रेन के विवाद से रिलेटेड एक मामला कहाँ गया? यूएनओ में गया। और यूएनओ में क्या होना था? इस पर वोटिंग करना था। तो भारत ने ना इसके पक्ष में वोटिंग किया, ना इसके विपक्ष में वोटिंग किया, ना रूस के समर्थन में वोट किया, ना रूस के विरोध में समर्थन किया, ना यूक्रेन के पक्ष में किया, ना यूक्रेन के विपक्ष में किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एक भारत संप्रभु राष्ट्र है। तो जब कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में अपने स्वतंत्र इच्छा शक्तियों का प्रयोग करते हुए डिसीजन लेता है तो वह देश संप्रभु राष्ट्र कहलाता है। अब जब भारत गुलाम था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत नहीं चाहता था कि हमें शामिल किया जाए, लेकिन ब्रिटेन ने शामिल कर लिया। क्योंकि भारत में सरकार किसकी थी? तो ब्रिटेन की थी। संप्रभुता किसकी थी? भारत के ऊपर ब्रिटेन की थी। तो भारत न चाहते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। नहीं शामिल होने कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि संप्रभुता का प्रयोग तो भारत के ब्रिटेन कर रहा था। तो 1947 के पूर्व, यानी कि जब भारत आजाद नहीं था, जब भारत एक औपनिवेशिक शक्ति था, तो इसके जो राज्य की कंपोनेंट्स हैं ये फुलफिल नहीं होते थे। और राजनीति की भाषा में जब तक भारत औपनिवेशिक सत्ता का गुलाम था, राज्य नहीं कहा जाता था। तो आप इस राज्य को समझ गए। अब हमें पढ़ना है कि हमारे संविधान में जो राज्य दिया गया है इसका मतलब क्या है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें राज्य की परिभाषा इस संदर्भ में दी गई है कि भाई अधिकारों का उल्लंघन कौन करेगा? जिसके पास शक्ति होगी, और शक्ति सबसे ज्यादा किसके पास है? सत्ता के पास है। और सत्ता कहाँ है? राज्य में। भाई संसद है, संसद नहीं तो संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। किसी को बोलने का अधिकार है, मान लीजिए वो महाराष्ट्र का निवासी है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। अब उद्धव ठाकरे की सरकार हो सकता है कि किसी को बोल दे, या बिहार की सरकार का उदाहरण ले लीजिए, केरल की सरकार का, पिनाराई विजयन की सरकार का उदाहरण ले लीजिए, हो सकता है पिनाराई विजयन ना बोलने दे किसी को। तो ये अधिकारों का हनन कर रहे हैं ना। तो अगर कोई राज्य या कोई व्यक्ति अधिकारों का हनन कर रहा है तो उसको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। आखिर किसी के अधिकारों का हनन होगा तो किसके विरुद्ध मामला लेकर कोर्ट में जाएगा? तो उसी के विरुद्ध में लेकर जाएगा जो उसका हनन कर रहा है। और हनन करने वाले का ना उल्लेख हमारे संविधान में कर दिया गया, किसके तहत? राज्य के तहत। बाकी नागरिक तो शामिल नहीं है।
तो राज्य में कौन कौन शामिल है इसको एक बार देख लेते हैं। राज्य के तहत केंद्र सरकार में आपकी संसद आ जाती है, मंत्री आ जाते हैं, यानी कि जो डिसीजन ले रहा है किसी के अधिकारों के निलंबन का, अधिकारों के बढ़ाने घटाने का जो डिसीजन ले रहा है वही राज्य के तहत शामिल है। फिर राज्य सरकारें शामिल हैं इसमें। उसी के बाद लोकल गवर्नमेंट का मतलब पंचायती राज भी तो डिसीजन लेते हैं कि यहाँ चुंगी लगेगी, यहाँ पर पुल बनेगा, यहाँ पर अस्पताल बनेगी, यहाँ पर सफाई काम होना चाहिए, यहाँ पर विद्यालय होना चाहिए। तो हो सकता है इन डिसीजनों से किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो जाए तो वह व्यक्ति राज्य के तहत शामिल करते हुए वह कोर्ट चला जाएगा, इसलिए राज्य को शामिल किया गया है। और राज्य में और कौन कौन शामिल हो सकता है? विभिन्न प्रकार की अथॉरिटी, जैसे कोई कंपनी है, अब कंपनी में कर्मचारी काम कर रहे हैं और कंपनी का मालिक बोलता है कि आज से सारे कर्मचारी 24 घंटे काम करेंगे। भाई एक व्यक्ति 24 घंटे कैसे काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। और उसे फोर्स किया गया कि आप 24 घंटे काम करिए, मतलब उसके अधिकारों को हनन हो रहा है। 24 घंटे में पानी भी पिएगा व्यक्ति, विश्राम करेगा, विश्राम नहीं करेगा तो कितना काम करेगा? तो राज्य के तहत वे सारे कंपोनेंट्स शामिल होते हैं जो निर्णय रखने की, नीतियां बनाने की क्षमता रखते हैं। और उन निर्णयों से, नीतियों से हो सकता है व्यक्ति के अधिकारों का, मूल अधिकारों का हनन हो जाए, तो उनको जवाबदेह बनाने के लिए राज्य के तहत शामिल किया गया है। एक चीज और यहाँ पर है कि राज्य में लोगों को या संस्थाओं को शामिल करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? तो पहली अथॉरिटी संसद के पास होती है और दूसरी अथॉरिटी किसके पास हो सकती है? न्यायालय के पास। न्यायालय के पास कैसे हो सकती है? भाई कोई मामला गया न्यायालय के पास, जैसे LIC केस 1995 का याद करिए। LIC केस 1995 में ये हुआ था कि जो LIC कंपनी थी वह कुछ लोगों के अधिकारों को प्रिविलेज दे रही थी, यानी कि प्राथमिकता दे रही थी, और कुछ लोगों के अधिकारों को कम कर रही थी। तो मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने LIC कंपनी से पूछा, जनाब कैसे आपने ऐसा कर दिया? LIC कंपनी ने गलती माना। तो जब न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट राज्य के तहत किसी भी संस्था को शामिल कर सकता है, और वैसे अधिकृत कौन है? संसद। आई थिंक आप आर्टिकल 12 को समझ गए। तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यानी कि जहां तक हो पाएगी वहां तक करेंगे। यानी कि इस संविधान का जो महत्वपूर्ण प्रावधान है मूल अधिकार से रिलेटेड कम से कम 5 क्लासेज होंगी। 5 क्लासेज से कम में इसको वाइंड अप कर पाना मुश्किल है। तो मैं उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। और अत्यंत महत्वपूर्ण यह क्लास है। संविधान के प्रावधान तो आपको कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं भी आप रट सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों को समझना अत्यंत आवश्यक और अपरिहार्य है।